दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस क्लास में संपूर्ण बिहार का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो बिहार स्पेशल बीके सर सर्च कीजिए। सबसे ऊपर वही वीडियो आएगा जिसको 50,000 से ऊपर लोगों ने देखा है और पसंद किया है। और दोस्तों, जब तक आप सरकारी टीचर नहीं बन जाते हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमने आपको टीचर बनाने का ठेका ले रखा है। तो आज के हम इस वीडियो में लगभग बिहार जीके जी इसका 100 प्रश्न देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखना है, बिहार में लैंड रिमाफ एक्ट के द्वारा 1950 में यह बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो याद रखना है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। तो याद रखना, भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ था। याद रखना है कि जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य में किया गया। तो याद रखना बिहार में। और ये भी बात याद रखना है कि यह संशोधन कब किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था और बिहार में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई। बताना है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब किया गया। तो याद रखना है 1955 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। तो याद रखना है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो था पटना में हुआ था। और याद रखना है कि 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कोसी बांध के। और याद रखना है कोसी बांध का जो निर्माण है 1954 में हुआ था। ये भी बात याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कोसी बांध का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखना है 1954 में। ठीक है, और किस नदी पे हुआ था, तो याद रखना है कोसी बांध पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना है 1967 में। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की जो संख्या था 9 बताया गया था। ठीक है, लेकिन 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी। और यह घटना जो है पटना के गांधी मैदान के नजदीक मतलब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे लोग कि बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा किसको कहा गया है। बताना है कि बिहार में जो 1967 में एक बहुत ही प्रचलित मतलब व्याख्या किया गया जिसमें जिगर का टुकड़ा कहा गया, तो किसको कहा गया था। तो याद रखना है छात्रों को 1967 ईस्वी में जिगर का टुकड़ा कहा गया था। याद रखना है महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहे थे। ठीक है, और याद रखना यह मतलब मुख्यमंत्री उस समय थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना स्थित शहीद समारोह का औपचारिक अनावरण कब हुआ था। तो याद रखना 1956 ईस्वी में पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई। तो याद रखना 1967-69 से बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत की गई। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिला से हुआ था। तो याद रखना है भोजपुर जिला से यह शुरू हुआ था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में
किया गया था? तो याद रखना है बिहार राज्य में देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया गया था। याद रखना उस समय महामाया प्रसाद का सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमण अय्यर के अध्यक्षता में यह गठन किया गया और इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता जैसे में के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंबिका शरण सिंह पे भ्रष्टाचार पर क्या होता वो आरोप लगाया गया था। उसके बाद प्रश्न याद रखना है यहाँ पे कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? याद रखना है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। तो याद रखना बिहार में पहली बार 1967 ईस्वी में गैर सरकारी सरकार का गठन किया गया था। और ये भी बात याद रखना है बिहार में पहली बार गैर सरकारी का मुख्यमंत्री जो थे महामाया प्रसाद बने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो याद रखना है महामाया सरकार ने 1967 ईस्वी में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर के आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। तो याद रखना है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश को नॉन नेसेसरी मतलब कौन मतलब कर दिया था? तो याद रखना है महामाया सरकार, ठीक है। और महामाया सरकार के समय छात्रों को खाली छूट मिला था बहुत सारा और शिक्षा जगत में बहुत सारा परिवर्तन भी किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति जो था बिहार राज्य से संबंधित था और इस क्रांति को यहाँ पे याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति को बिहार का आंदोलन भी कहा जाता है। और याद रखना है कि बिहार में छात्र या जेपी जयप्रकाश नारायण आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन या जयप्रकाश नारायण आंदोलन की शुरुआत 1967 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो याद रखना 1956 ईस्वी में सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? बताना है कि बिहार में सबसे पहले साझा सरकार का गठन कब किया गया था? तो 1967 ईस्वी में ही बिहार में सबसे पहले साझा सरकार का गठन किया गया। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कौन किया था? तो याद रखना है बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्रों ने शुरू किया था। इसका मुख्यतः छात्र का आंदोलन था संपूर्ण क्रांति। उसके बाद प्रश्न याद रखना है 22 नंबर कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया था? तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति को ही दूसरी जंग ए आज़ादी के नाम से जाना जाता था। याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा मतलब लोग कहते थे और यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसको दूसरी महात्मा कहा जाता है? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आज़ाद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कौन हुआ था? तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुआ था भारत से ही हुआ था। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण ने बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति दिए थे। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार के जेपी मतलब जयप्रकाश आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो। तो यह बात बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शिवशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह आंदोलन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण में एक था। ये भी बात सही है, यहाँ पे गलत पूछा है। तो याद रखना इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, यह बात गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद देखेंगे लोग कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान मतलब जो किया गया था। तो याद रखना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है 5 जून 1974 को किया गया। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। तो याद रखना है मुंगेरी लाल कमीशन के तहत। ठीक है, जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर ने क्या किए थे, मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा को दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो याद रखना अपना राज्य बिहार जो है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है कि बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो याद रखना है 1980 में यह कार्य तत्कालिक मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। तो याद रखना है यहाँ पे गंगा जल का मतलब होता है आंख में मतलब तेजाब डालकर अंधा बनाना। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही डीवीआई है कि बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है। तो याद रखना है भागलपुर जिले से। याद रखना है कि भागलपुर के 33 कैदियों के आंख में पुलिस ने गंगा जल मतलब तेजाब डालकर उसको अंधा बना दिया था, जिसे गंगा जल के घटना के नाम से जाना जाता है, और यह भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी। बताना है कि बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना जो है कब घटी थी। तो 1980 में यह घटना घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब किया गया था। तो याद रखना महात्मा गांधी सेतु पुल का जो उद्घाटन है 1982 ईस्वी में किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है डॉक्टर मिश्र ने इंदिरा गांधी से करवाए थे। याद रखना भी प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन किसने करवाया था। तो डॉक्टर मिश्र ने करवाए थे, और किससे करवाए थे, तो इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। बताना है कि बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगा जो हुआ था कहाँ हुआ था। तो याद रखना है यहाँ पे भागलपुर में हुआ था। याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1989 को रामशीला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगा जो हुआ था शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटित थी। तो याद रखना दिसंबर 1994 में यह घटना घटित थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। तो याद रखना है 2002 ईस्वी में बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जहानाबाद में जेल लूटपाट की घटना कब घटी थी। तो याद रखना 13 नवंबर 2005 को बिहार के जहानाबाद में जेल लूटपाट की घटना घटित थी। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। बताना है कि बिहार के सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। तो याद रखना इमाम ताज फकीह जो थे बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे, और यह 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। तो याद रखना फिरदौसी को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मिला जो सूफी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित
थे। तो ये भी बता दे रहे हैं सर फिरदौसी से संबंधित थे। याद रखना बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म जो है मनेर में 1920 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। तो याद रखना है ये जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह सभी जानकारी इसमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि बिहार के प्रमुख संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी जो थे उनका मृत्यु हुआ था। तो याद रखना है बिहार शरीफ में उसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दरिया पंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है बक्सर जिला में इनका जन्म हुआ था। और याद रखना है कि दरिया साहब का जन्म जो है धुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किए थे। तो याद रखना है गुरु नानक जो थे सिख गुरु में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है पटना सिटी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और याद रखना ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का माता के नाम क्या था। तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह के माता के नाम गुजरी देवी था। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे। तो याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने भेजे थे। याद रखना है कि बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मंसद व्यवस्था को भले ही समाप्त कर दिए थे, लेकिन सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ने ही भेजे थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया। तो याद रखना है बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार जो होता है सबसे पहले पादरियों ने रोमन कैथोलिक में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बनाया गया। तो याद रखना पटना सिटी में बिहार में ईसाइयों का सबसे पहले चर्च बनाया गया था और यह 1773 ईस्वी में चर्च का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना 1620 ईस्वी में पटना में ईसाई चर्च का संगठन का स्थापना किया गया था और यह जहांगीर के आदेश पर स्थापना किया गया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पटना में ईसाई चर्च का संगठन किसके कहने पे हुआ था। तो याद रखना है जहांगीर के। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया। तो याद रखना है स्टेशियम हार्टमैन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखना है दानापुर में 1885 ईस्वी में सबसे पहले आर्य समाज मंदिर का स्थापना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भागलपुर में 1866 में ब्राह्मण समाज की शाखा किसने स्थापित की। तो याद रखना है डॉक्टर कृष्णनंद घोष जो थे भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की शाखा स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के अघोर कामनी देवी गुरु प्रसाद सेन प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित है। तो याद रखना ये ब्राह्मण समाज से संबंधित थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहला शाखा कहाँ खोली गई थी। तो याद रखना है पटना में खोला गया था और 1922 में खोला गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किससे संबंधित थे। तो याद रखना है रामकृष्ण मिशन से ये दोनों व्यक्ति संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा सरफराज हुसैन खां और मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो याद रखना है थियोसोफिकल सोसाइटी से यह तीनों व्यक्ति
संबंधित थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरिया की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना मौलाना आजाद ने इसका स्थापना किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित है। तो याद रखना मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने संगठित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो याद रखना है मुकर्रर खान ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो याद रखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था यह प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था भागलपुर और ब्रजासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किए? तो याद रखना है इब्न बतूता जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था, बाकी यह तीनों किए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो याद रखना है दिगनाथ और शीलभद्र, यह दोनों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतीश दीपांकर आचार्य थे? तो याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के यह आचार्य थे। याद रखना है कि उदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित है, इसका आचार्य शांतर शिक्ष भी थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी? तो याद रखना है पटना में यह शिक्षा ग्रहण की थी। और याद रखना है कि राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि प्राचीन बिहार के मिथिला संबंधित थे? तो याद रखना है गौतम और याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर यह सभी के सभी इससे संबंधित थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो याद रखना यह मिथिला से संबंधित है। और ये भी बात याद रखना विद्यापति मिथिला भाषा का सबसे महान साहित्यकारों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिथिला के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई? तो याद रखना है खड़क विलास प्रेस से इनका सभी कृतियाँ प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के साहित्यकार है? तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा, ये सभी के सभी बिहार के साहित्यकार थे। ऐसा प्रश्न एक एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के है? तो याद रखना है कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन, ये सभी के सभी हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित है जो बिहार के निवासी है लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो श्री नागार्जुन, फरीश्वरनाथ रेणु और रविनाश पुष्प और उपयुक्त सभी। तो याद रखना बिहार के यह सभी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है भिखारी ठाकुर है। और याद रखना है कि भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र, रघुवीर नाथ, औध बिहारी सुमन और गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा और रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से ये सभी संबंधित है लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भोजपुरी का जन कवि किसको कहा जाता है? बताना है कि भोजपुरी के जन कवि किसको कहा जाता है? तो याद रखना भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा का प्रसिद्ध रचना है? तो याद रखना है यह मैथिली के बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और याद रखना है विद्यापति, खंड चंद्रकला और भानुकवि महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार और कवि थे लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन है?
तो ये सभी लोग मगही भाषा से संबंधित थे लोग। और ये भी बात याद रखना, योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य के रचना किए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि जिसको भी ज़रूरत हो ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। तो याद रखना है द बिहार हेराल्ड जो था बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था और इसका प्रकाशन जो है गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में किया था। याद रखना है कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड जो 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। तो याद रखना है नूरुल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। याद रखना है कि यह उर्दू अखबार आरा के मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार का पहला उर्दू अखबार जो है नूरुल अनवार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो मोहम्मद हाशिम के द्वारा। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो याद रखना है बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित किया गया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कब और कहाँ प्रकाशित किया गया था। तो याद रखना 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित किया गया था जिसका नाम बिहार बंधु था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1881 में इंडिया क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ था। तो याद रखना है पटना से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। तो याद रखना मोहम्मद यूनिस ने बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। याद रखना है कि मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तो द इंडियन नेशन की शुरुआत की थी और यह पटना में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था। तो याद रखना सर्वहितैषी जो था बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था और ये भी पटना में ही प्रकाशित किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर वेदिल कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखना ये भी बिहार के रहने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पैदार के रचयिता कौन है। तो याद रखना मोहम्मद साद जो थे नक्शे पैदार के रचयिता थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी। तो याद रखना है इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य के प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है अवधी जो है वह सम्मिलित नहीं है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो याद रखना ईशान को मगही भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। तो याद रखना है पाली भाषा में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है। ठीक है, तो याद रखना है दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोला जाता है। और देखिए प्राथमिक शिक्षक जो है 1999 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना दरभंगा एक ऐसा जिला है जिसमें भोजपुरी नहीं बोली जाती है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो याद रखना 2003 ईस्वी में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की है। तो याद रखना रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना बाबा ठाकुर दास ने पटना में किए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। ऐसे ही वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे डाला जाता है। ठीक।
ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।